आज हम बात करेंगे दुनिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर शी जिनपिंग के लेफ्ट वर्ड और माओइस्ट टर्न के बारे में। दोस्तों ये एक आश्चर्य की बात है क्योंकि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनके फादर शी जोंगुन खुद माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन के शिकार रहे। शी जिनपिंग के पिता ने चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन वो सीसीपी के मॉडरेट फैक्शंस में थे। इसीलिए सीसीपी में हाई पोजीशन एंजॉय करने के बावजूद उन्हें कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौर में कई यातनाएं झेलनी पड़ी। पहले उन्हें लेबर कैंप्स में भेजा गया और बाद में जेल में। शी जिनपिंग की एक सिस्टर को तो रेड गार्ड्स ने मार ही दिया था और शी जिनपिंग ने खुद भी इम्प्रिजनमेंट झेला था। बड़ी मशक्कत के बाद शी जिनपिंग को सीसीपी में जगह मिली। शी जिनपिंग का ये इतिहास हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों माओ की रजीम में यातनाएं झेल चुके शी आज माओ के प्रशंसक बने हुए हैं। अब इसे आप मजबूरी कहें या फिर सोची समझी पॉलिसी टू इंक्रीज शीज पावर। ये तो तय है कि माओ की लेगेसी चाइना में बरकरार है। शी अपने पर्सनल पास्ट के बावजूद माओ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना चाइना के फाउंडेशन को ही नेगेट कर देगा और ऐसा करना उनके पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस के खिलाफ भी होगा। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन आज शी जिनपिंग माओ जैसा बिहेव कर रहे हैं। इसके कई सबूत हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो में हम इस क्लेम के फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे कि आखिर वो क्या वजह हैं जिनके चलते आज शी जिनपिंग को माओ ज़ेडोंग 2.0 कहा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, माओ ज़ेडोंग मॉडर्न कम्युनिस्ट चाइना के फाउंडर थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को चाइनीज कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाई कर एक ऐसे रिवॉल्यूशन को लीड किया जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद शायद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट बना। माओ को चाइना को उसके सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन से बाहर निकालने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन माओ ज़ेडोंग की मिसगाइडेड इकोनॉमिक पॉलिसीज और कल्चरल रिवॉल्यूशन ने चाइना में हाहाकार मचा दिया और चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा। चाइना में हर तरफ भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट और अराजकता के बादल छा रहे थे और ऐसी सिचुएशन में वहां उदय हुआ एक और ग्रेट लीडर डेंग ज़ाओपिंग का। डेंग एक रिफॉर्मिस्ट नेता थे जिन्होंने चाइनीज इकोनॉमी को ओपन और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज कर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसने चाइना में एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। देखते ही देखते चाइना सिर्फ 3 दशकों में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और आज वो यूएस के सामने सीना तान कर खड़ा दिखाई देता है। न्यू कोल्ड वॉर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना नया सोवियत बनकर उभरा है जो यूएस और उसके अलाइज के लिए सिंगल मोस्ट थ्रेट है। आज चाइना के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग है जिनका जन्म जून 15, 1953 में हुआ। माओ के रिवॉल्यूशन के बाद जन्म लेने वाले वो पहले चाइनीज प्रेसिडेंट हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने जिस तरह से 21st सेंचुरी चाइना की पॉलिटिक्स को शेप किया है उससे ऐसा लगता है मानो माओ ज़ेडोंग ने एक बार फिर से जन्म ले लिया हो। कई एनालिस्ट उनकी प्रोसेस को एनालाइज करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि शी जिनपिंग चाइना के नए माओ हैं। अगर इस एनालिसिस में थोड़ा भी दम है तो शायद ही ये दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। चलिए अब समझते हैं माओ और शी में सिमिलैरिटीज को। दोस्तों, माओ ज़ेडोंग ने पेकिंग यूनिवर्सिटी में मार्क्सिस्ट लिटरेचर से लेकर क्लासिकल लिबरल ट्रेडिशंस को डिटेल में पढ़ा था और अल्टीमेटली वो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट आइडल से इम्प्रेस्ड हुए। इस हिसाब से मार्क्सिज्म विद स्लाइट मॉडिफिकेशन माओ की कोर आइडियोलॉजी थी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कुछ चंद कैपिटलिस्ट की ओनरशिप हर एक सामाजिक समस्या का कारण है। इसीलिए मार्क्सिज्म ये कहता है कि कैपिटलिस्ट स्टेट को ओवरथ्रो कर एक ऐसी सोशलिस्ट स्टेट की स्थापना होनी चाहिए जो लोगों के बिहाफ में इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करे। ये सोशलिस्ट स्टेट इकोनॉमिक रिसोर्सेज और बिजनेसेस पर कंट्रोल कर समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर इक्वलिटी को इंश्योर करेगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोवियत यूनियन की स्थापना ऐसे ही सोशलिस्ट स्टेट की तरह की गई थी, लेकिन ये स्टेट्स ऑथोरिटेरियन बन गए। माओ के राज में मार्क्सिस्ट आइडियल्स को इकोनॉमिक पॉलिसीज में वर्ड टू वर्ड फॉलो करने की कोशिश हुई और प्राइवेट बिजनेसेस को डिस्करेज किया गया। स्टेट एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रीज सबको कंट्रोल करने लगा। इसे इंश्योर करने के लिए माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की पॉलिसी को 1958 में लॉन्च किया जिसका एम चाइना को रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज करना था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के 2 मेन फीचर्स थे, एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन और बैकयार्ड स्टील मिल्स। ये दोनों ही मैसिव फेलियर साबित हुए। माओ के अथॉरिटेरियनिज्म से डरे हुए ऑफिशियल्स ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड रिलेटेड डेटा को मैनिपुलेट किया जबकि ग्राउंड में सिचुएशन खराब हो रही थी। डेटा मैनिपुलेशन के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस इनविटेबल थी। इसका फाइनल आउटकम था फेमिन, जॉबलेसनेस और मास स्टारवेशन।
इस पूरे दौर में 2 करोड़ से 4.5 करोड़ चाइनीज लोगों की मारे जाने की रिपोर्ट्स हैं। ये डिजास्टर इतना खतरनाक था कि डेंग ज़ाओपिंग और लियू शॉकी जैसे लीडर्स माओ को इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग से हटाने के प्लान्स बनाने लगे और बाद में डेंग ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। लेकिन आज शी की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी माओइस्ट टर्न लेने लगी हैं। डेंग के रिफॉर्म्स को धीरे धीरे अंडू कर आज चाइना स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। कॉमन प्रॉस्पेरिटी कैंपेन के तहत आज चाइनीज अथॉरिटीज एडुटेक बिजनेसेस पर मैसिव क्रैकडाउन्स कर रहे हैं। दावा यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा केवल अमीर बच्चों को मिलता है, जिसके चलते डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इसके अलावा जैक मा जैसे बिलियनियर्स और उनकी कंपनीज पर हुए क्रैकडाउन्स भी चर्चा में रहे हैं। शी का लेफ्टवर्ड टर्न आज चाइना में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के आइडिया में भी दिख रहा है। ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन समस्या की बात यह है कि शी जिनपिंग गवर्नमेंट इन आइडियाज को फ्यूचर रिप्रेशंस और परजेस को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकती है। फॉर्मर टॉप CIA चाइना एनालिस्ट क्रिस्टोफर जॉनसन बताते हैं कि शी जिनपिंग प्राइवेट सेक्टर को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से डिसिप्लिन सीखने की बात करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सीनियर चाइना करस्पॉन्डेंट लिंग वी ने शी के एक कैंपेन की बात की, जिसके तहत 100 से ज़्यादा रेगुलेटरी और पॉलिसी डायरेक्टिव्स ने चाइना में आज प्राइवेट कंपनीज में डोमिनेंस को खत्म कर दिया है। वहीं कंपनीज जो आज तक चाइनीज इकोनॉमी के बैकबोन समझी जाती थीं, इसमें इंटरनेट जायंट्स अलीबाबा और टेंसेंट और रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांडे शामिल हैं। अलीबाबा के जैक मा को पब्लिक कमेंट्स रिलीज करने से रोक दिया गया है और डर है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांडे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफॉल्ट कर सकती है। इसके अलावा शी के अंडर गेमिंग कंपनीज पर भी क्रैकडाउन्स हुए हैं इन द नेम ऑफ हैम्परिंग वैल्यूज ऑफ चाइनीज यूथ। शी के क्रैकडाउन ने आज चाइनीज इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। पिछले 6 महीनों में टॉप 6 टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लगभग $1.1 ट्रिलियन से ज्यादा लूज कर चुके हैं। दोस्तों, माओ के रूल का अगला इंपॉर्टेंट फीचर था उनके द्वारा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मैसिव पॉलिटिकल कंट्रोल और उनका ऑथोरिटेरियन बिहेवियर। माओ को द रेड एम्परर कहा जाता था। माओ ने 1976 में अपनी मृत्यु तक चाइनीज सोसाइटी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। CCP के विदिन कई रिबेल लीडर्स ने माओ को हटाने की साजिशें भी की, लेकिन माओ ने हर बार एक रिबेलियन को बाय हुक और बाय क्रूक कुचल दिया। आज हमें CCP में वैसा ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखाई देता है जैसा माओ के दौर में था। माओ की ही तरह आज शी भी पार्टी के स्ट्रेंथनिंग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और एक सस्टेन्ड कैंपेन के तहत वो कम्युनिस्ट आइडियल्स को पार्टी के विदिन और स्ट्रांगली इंजेक्ट कर रहे हैं। साथ में कुछ नॉन बिलीवर्स को रूट आउट भी किया गया है। इसके अलावा माओ की ही तरह शी ने भी डोमेस्टिक और फॉरेन थ्रेट्स या दुश्मनों के नाम पर नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को स्ट्रेंथन किया है ताकि पार्टी की विदिन उनकी पकड़ और ज्यादा स्ट्रांग रहे। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक शी का वो कैंपेन रहा जिसके तहत उन्होंने CCP के जनरल सेक्रेटरी यानी खुद की पावर्स को अनलिमिटेड बना लिया। माओ के दौर में चाइनीज प्रेसिडेंट पर कोई टर्म लिमिट नहीं थी, लेकिन 1982 के रिफॉर्म्स के तहत प्रेसिडेंशियल टर्म पर 2 साल की लिमिट लगा दी गई। लेकिन 2018 में शी जिनपिंग ने ये लिमिट्स हटा दी और टेक्निकली अब वो चाइना को इनफाइनाइट समय तक रूल कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना में नेक्स्ट इलेक्शंस 2023 में होने हैं और इसे जीतने के लिए शी के चाइना में सीनियर लीडर्स का रिप्रेशन जारी है। इसी के चलते आज शी के चाइना को माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन का भूत सताने लगा है, जो उनके रूल का शायद सबसे खतरनाक दौर था। 1956 में माओ का ऑथोरिटेरियन मेथड CCP के विदिन सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा था। माओ ने डिसेंट को एक्सेप्ट करने के नाम पर 100 फ्लावर्स कैंपेन अनाउंस किया और स्लोगन दिया, लेट अ 100 फ्लावर्स ब्लूम, लेट अ 100 थॉट्स कंटेंट। लेकिन दोस्तों, ये ट्रैप था। इस कैंपेन के तहत जो भी क्रिटिसिज्म आया उसे एंटी चाइना और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बताकर एक्सपोज किया गया और उनके खिलाफ माओ ने एंटी राइटिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर दिया। लाखों लोग या तो जेल में डाल दिए गए या फिर मार दिए गए। इसके बाद आया 1966 जब माओ ने इनफेमस कल्चरल रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया। कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ की सनक की कहानी है। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते लेजिटिमेसी क्राइसिस झेल रहे माओ ने अपने ओपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की ठान ली। माओ ने यंग पार्टी मेंबर्स को संदेश दिया कि वो चाइनीज रिवॉल्यूशन के एनिमीज को ढूंढ ढूंढ कर सजा दें। रेड गार्ड्स के मॉब्स इस दौर में डिसेंटर्स पर अटैक करने लगे। चाइना में अराजकता के बादल एक बार फिर छाने लगे और ऐसा लगने लगा कि सिविल वॉर का जन्म हो गया है। स्कूल्स बंद कर दिए गए और कई यूथ्स को लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। इंटेलेक्चुअल्स और ऑफिशियल्स को टेरराइज किया गया और एड हॉक ट्रिब्यूनल्स में उन पर केसेस चलाए गए। एक बार फिर लाखों लोग या तो मारे गए या जेल में डाल दिए गए।
डेंग ज़ाओपिंग को कंट्री साइड में भेज दिया गया और लियू को ट्रेटर बताकर पार्टी से निकाल दिया गया। माओ ने फॉर्मली इस मैडनेस को 1969 में खत्म किया, लेकिन इन रियलिटी ये माओ की डेथ यानी 1976 तक चला। माओ की डेथ के बाद ही लियू को पार्टी में वापसी लाया गया और डेंग नए चाइनीज लीडर बने। चाहे ये सब माओ के मर्डरस इंटेंट के चलते हुआ हो या फिर उनके इग्नोरेंस से, लेकिन माओ का नाम इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास किलर की तरह लिखा जाना था। दोस्तों, माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन और शी के चाइना में आज काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। 2013 में पावर में आते ही शी ने एक कैंपेन चलाया और कई सीनियर सीसीपी लीडर्स को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अपने इस इंटरनल पावर स्ट्रगल के लिए शी ने खुद के वैनगार्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी बना रखे हैं जिन्हें उनके लॉयलिस्ट कंट्रोल करते हैं। इनमें से एक है सीसीपी का यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट। इनसे पहले उइगुर्स और बाद में ताइवान के खिलाफ कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए। अगला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी का सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन। इसने पिछले एक दशक में कई पर्जेज ऑर्गेनाइज किए और इसे वांग क्विशन हेड करते थे, जो शी के सबसे रिलायबल डेप्यूटी हैं। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि 2017 में इस पोजीशन को क्विट करने के बाद वांग को हांगकांग में डिसेंट को खत्म करने का काम दिया गया। अब शायद उन्हें ताइवान इशू सौंप दिया गया है। डिसेंट के सप्रेशन का सबसे खतरनाक एग्जाम्पल वाइस प्रीमियर लियू ही का है, जो दशकों तक कैपिटलिज्म के एडवोकेट रहे। रिप्रेशन के चलते लियू ही ने खुद को ही पब्लिकली क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने राइड शेयरिंग कंपनी दीदी को $4.4 बिलियन का आईपीओ रिलीज करने की परमिशन दी थी। लियू ही जैसे सीनियर ऑफिशियल द्वारा ये सेल्फ क्रिटिसिज्म माओ के कल्चरल रिवॉल्यूशन की ही याद दिलाता है। दोस्तों, माओ के दौर में चाइना में सेंसरशिप भी अपने चरम पर थी, जहां डेटा मैनिपुलेशन और एकेडमिक फ्रीडम का सप्रेशन आम बात थी। लेकिन माओ के बाद चीजें सुधरी और चाइनीज ऑथोरिटेरियनिज्म बाकी ऑथोरिटेरियन देशों से थोड़ा अलग हुआ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भले ही इंडिया या यूएस जैसा डेमोक्रेटिक माहौल कभी नहीं हुआ, लेकिन सीसीपी के कुछ इंटरनल मैकेनिज्म थे जिसके तहत लोग अपने ग्रीवेंसेस को रूलर्स तक पहुंचा सकते थे। यदि फीडबैक सिस्टम चाइना को कई सालों तक मास रिवॉल्यूशन से बचाता रहा और इसी के चलते चाइना अपने इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स में सफल रहा। यही वजह है कि चाइना ने माओ के बाद कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और उसने कैपिटलिज्म को मॉडिफाइड फॉर्म्स में एम्ब्रेस किया। सेंसरशिप चाइना में हमेशा से था, लेकिन पार्टी मेंबर्स को डिसएग्रीमेंट्स अलाउड थे। लेकिन आज ये सिचुएशन शी के आने के बाद से बदल गई है। आज चाइना में हिस्टोरिकल आर्काइव्स पर रेस्ट्रिक्शंस और डेटा मैनिपुलेशन आम बात है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में डिटेल्स में लिखने वाले हिस्टोरियन होंग जिंगक्वाई ने कहा कि आज क्रिटिकल हिस्टोरिकल स्टडीज में स्पेशलाइज्ड जर्नल्स चाइना में सेंसरिंग फेस कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी सेंसरशिप से पास्ट के मिस्टेक्स के रिपीटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतिहास से सीख लेना ही प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। कोविड मिसहैंडलिंग इसका सबसे बड़ा नमूना रहा है, जहां सेंसरशिप अपने चरम पर था। कई एक्सपर्ट्स का दावा है कि चाइना से शुरू हुए कोविड-19 का डेटा इनिशियली तो दुनिया के सामने रखा गया, लेकिन बाद में इसे छिपाया गया। चाइना में हजारों लाखों लोग मारे गए, लेकिन दुनिया को ये सब नहीं पता चला। तो दोस्तों, ये थी कहानी शी के लेफ्ट वर्ड और माओइस्ट टर्न की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।